नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आज नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको एक शब्द छोड़ा था जिस पर आपको विचार करना था और उसी शब्द को लेकर के मैं आज आपके सामने आगे बढ़ने वाला हूं। कल जब हम बात कर रहे थे वाणिज्य और व्यापार और उसके सहायक क्रियाओं के बारे में, तो हमने एक सहायक क्रिया जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है और एक अच्छा व्यवसायी, एक अच्छा व्यापारी इसके बिना अपने व्यापार की प्रगति को नहीं जान सकता है, वह था लेखांकन। उसी लेखांकन की उपयोगिता, उस लेखांकन को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकरण की बात आज हम करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उस प्रकरण का नाम है बही खाता अथवा पुस्तपालन। आज इसी बही खाता अथवा पुस्तपालन को समझने का प्रयास किया जाएगा। हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप के जो दिल और दिमाग में पढ़ने के पूर्व जो प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे, जैसा कि मैंने जैसे ही प्रकरण का नाम रखा तो बही खाता अथवा पुस्तपालन क्या है, ये दिमाग में आपके बात आ रहा होगा। ये क्वेश्चन एराइज हुआ होगा कि बही खाता तो पुस्तपालन क्या है। पुनः जो बातें अभी आएगी कि अकाउंटिंग की बात अभी हम कर रहे थे, लेखांकन एक सहायक क्रिया के रूप में, तो वो किसे कहते हैं, और अगर हम पुस्तपालन और अथवा बही कथा को समझ गए तो उसके नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये पढ़ने से पूर्व आपके दिमाग में प्रश्न आया है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इस प्रकरण को समझाने के पश्चात इस योग्य बना सके कि आप बही खाता अथवा पुस्तपालन के अर्थ को समझ लें। दूसरी चीज कि लेखांकन के जो पहला और दूसरा चरण है, इसका समझ आप के अंदर विकसित हो जाए। और तीसरी बात कि आप पुस्तपालन एवं लेखाकर्म में अंतर स्पष्ट कर सकें। क्या इनमें बेसिक अंतर हैं, क्या आधारभूत अंतर है, इसे आप समझ सकें। और चौथे जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आएगा, व्यवसाय में लेखांकन का जो महत्व है उसको आप समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, हम जब पुस्तपालन के अर्थ और परिभाषा का जिक्र करते हैं तो पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बुक धन कीपिंग। आपको पता भी होगा कि बुक का अर्थ होता है पुस्तक या बही। अपने भारतीय भाषा में हम जब इसका हिंदी रूपांतर करेंगे तो बही शब्द आएगा। और कीपिंग का अर्थ होता है, अंग्रेजी शब्द है कि रखना। अर्थात अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को व्याख्या करें तो उसका अर्थ यह निकलेगा कि पुस्तक को रख लेना, पुस्तक को मेज पर रख देना, पुस्तक को अलमारी में रख देना, ये तमाम अर्थ इससे निकल सकते हैं। परंतु यह पुस्तपालन के अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। इससे हम अगर अर्थ को स्पष्ट करना चाहें तो स्पष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब हम बात करते हैं तो पुस्तपालन का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तकों को नियमबद्ध तरीके से, सैद्धांतिक रूप से रखने की कला को ही हम पुस्तपालन कहते हैं। पुस्तपालन पुस्तकों को, बहियों को नियमबद्ध तरीके से रखने की कला है
और जिसको सिद्धांतों के आधार पर उसमें लेखा किया जाना आवश्यक है। इसको जे.आर. बार्टलेट ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को निश्चित पुस्तकों में लेखा करने की कला है। इनकी परिभाषा को जब हम सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको मिलेगा कि सबसे पहली चीज के यह व्यापारिक लेन देन का इसमें जिक्र किया गया है, निश्चित पुस्तकों का जिक्र किया गया है और कला शब्द का भी प्रयोग किया गया है। बच्चों, जब हम व्यापारिक लेन देन की बात करते हैं तो लेन देन हम तमाम करते हैं, आप भी अपने आसपास लेन देन करते हैं, लेकिन वह लेन देन जिसमें मुद्रा या कोई भी मुद्रा स्वरूप चीजें दे करके कोई चीज प्राप्त करना या भविष्य में देने के लिए वचनबद्ध होकर के जब हम कोई वस्तु या सेवा लेते और देते हैं तो वह व्यापारिक लेन देन कहलाता है। पहली चीज तो व्यापारिक लेन देन हमने किया तो उसे हमें कहीं ना कहीं लिख लेना है। अब कहीं ना कहीं लिखने के लिए पुनः जे.आर. बार्टलेट कहते हैं कि वो क्या होना चाहिए, तो निश्चित पुस्तक होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब पुस्तपालन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो कुल 8 बहियों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं के लिए इन्होंने निश्चित पुस्तक का शब्द प्रयोग किया है। और फिर उन्होंने कहा कि चूंकि ये कला है तो कला का यहाँ इन्होंने आशय जो दिया है वह यह है कि वह नियमबद्ध तरीके से हो, सिद्धांततः हो और उसे लिखने वाला एक ऐसे कलात्मक रूप में उसे व्यक्त करे जिससे कि वह सुंदर और स्पष्ट दिखे, लगे, पढ़ने वाला भी उसे बाद में समझ सके। ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है कि आपके दिमाग में भी कि कला अर्थात किसी भी चीज का कोई ना कोई स्वभाव होगा, कोई ना कोई उसकी प्रवृत्ति होगी, कोई ना कोई उसका नेचर होगा। तो यहां पर अब हम पुस्तपालन की प्रकृति की चर्चा कर सकते हैं, नेचर। और चूंकि यह विषय है और उस विषय का अपना स्वभाव होता है और वो स्वभाव 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो विज्ञान हो सकता है या तो वो कला हो सकता है या वो दोनों भी हो सकता है। ठीक है। अब उसका नेचर, जैसा कि इन्होंने कला शब्द जिक्र भी किया है, तो अभी हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह पुस्तपालन या तो विज्ञान हो सकता है या कला हो सकता है या दोनों हो सकता है, विज्ञान एवं कला। इसको बच्चों जब स्पष्ट करोगे तो आप विज्ञान पढ़ते भी होंगे, कला भी आप पढ़ते होंगे, लेकिन उसका परिभाषा, उसका आशय आप स्पष्ट रूप से नहीं जान पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इस पर फोकस डाल देना चाहता हूं कि विज्ञान और कला ये दोनों है क्या चीज, और क्या यह पुस्तपालन की क्रियाविधि से इसका कोई संबंध है अथवा नहीं है। क्योंकि अगर संबंध नहीं होगा तो हम उसके विज्ञान नहीं कह सकते, नहीं कला कह सकते हैं। इसलिए हम जब विज्ञान को परिभाषित करते हैं तो सबसे पहले तो विज्ञान जो है विधन ज्ञान, पहली चीज अर्थात विशेष ज्ञान से बना हुआ है। विशेष ज्ञान, कोई भी विज्ञान एक सामान्य ज्ञान होता है और एक विशेष ज्ञान होता है। जो विशेष ज्ञान जहां लग जाएगा वहां विज्ञान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज कि विज्ञान जो होता है वह सुव्यवस्थित होता है
क्रमबद्ध होता है, संगठित होता है, कारण और परिणाम स्पष्ट होते हैं। ये विज्ञान के वो विशेषताएं हैं। तो अगर ये विशेषताएं आपके इस पुस्तपालन की क्रियाविधि को मैच करती है तो हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। आइए जरा हम देखते हैं सुव्यवस्थित। आपको जब पुस्तपालन के विभिन्न चरणों के बारे में जब आगे हम आपको बताएंगे तो आपको बता दें कि सुव्यवस्थित एक स्टेप बाय स्टेप इसमें क्रियाकलाप किए जाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं। अर्थात तिथिवार ही हम सौदों का, लेन देनों का लेखा करते हैं। एक तिथि पहले और एक तिथि बाद में ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनमें क्रमबद्ध होता है, संगठित होता है। क्योंकि वो पहले पुस्तपालन की क्रिया संपादित की जाएगी, उसके बाद लेखांकन की क्रिया संपादित की जाएगी, उसके बाद ऑडिटिंग की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। तो वो जो है संगठित, ये सारे संगठित रूप में ही आपको परिणाम दे सकते हैं, जिस परिणाम के लिए आप इस पुस्तपालन की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। कारण और परिणाम ये विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वह कारण और परिणाम अर्थात इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ स्पष्ट करता है। तो पुस्तपालन में भी यही काम होता है। अगर कोई पक्ष डेबिट हुआ तो दूसरा पक्ष क्रेडिट हुआ। चौथा और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों कि सार्वभौमिकता। विज्ञान की एक और सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसकी सार्वभौमिकता होती है, यूनिवर्सलिटी होती है। अर्थात यह पुस्तपालन केवल आपको आपकी जगह पे नहीं मिलेगा। आप अमेरिका चले जाएं, जापान चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कहीं चले जाएंगे आपको पुस्तपालन बुक कीपिंग मिलेगा और इसी रूप में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस बात से यह सिद्ध होता है कि आपका पुस्तपालन विज्ञान है। कोई डाउट? संतुष्ट हुए आप लोग? विज्ञान जब भी किसी चीज को तुलना करना होगा तो आप उनकी विशेषताओं को उनसे जोड़ करके उन पर आप तौलने का प्रयास करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो हमने आपको बताया और आप आगे जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस पुस्तपालन और लेखांकन की जो गतिविधियां आपके सामने मिलेंगी उससे आपको स्पष्ट होगा कि वो सुव्यवस्थित ज्ञान है, क्रमबद्ध है, संगठित है और कारण परिणाम देने वाला है, सार्वभौमिकता है। तो हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कला की। प्यारे बच्चों, आप अभी तक कला बनाते चले आ रहे हैं और कला बनाते समय आप एक विशेष ध्यान देते होंगे कि मैं जैसा देख करके बना रहा हूं वह हूबहू वैसा ही बने और सुंदर और स्पष्ट लगे। कोई व्यक्ति अगर वो आर्टिस्ट है, कलाकार जिसको आप कहते हैं, तो भी क्या करता है, किसी छाया को, किसी चित्र को हूबहू बना देता है, स्पष्ट और सुंदर बना देता है और वह वैसा ही दिखता है जैसा वो बनाना चाहे। कला के संदर्भ में यह बातें कही जाती है कि आपका जो वर्क है वो स्पष्ट हो, सुंदर हो और उसे कोई भी व्यक्ति देखने की क्षमता रखे, कोई भी व्यक्ति उसे देख करके और उसके अंदर जो चीजें हैं उसे समझ लेता हो। ये क्वालिटी होती है कला की। अगर वो मनुष्य बनाया है कलाकार तो हम मनुष्य समझ लेते हैं। इसलिए यह विशेषताएं कला की होती है। तो क्या ये आपके पुस्तपालन में भी होता है? बिल्कुल बच्चों, आपके पुस्तपालन में भी यही विशेषता पाई जाती है, क्योंकि जब हम इसको
इस ट्रांजैक्शन को हम जब बहियों में लिखते हैं तो बड़े स्पष्ट से एक आम व्यक्ति भी इस बात को समझ लेता है कि ये किसको डेबिट किया गया है, किसको क्रेडिट किया गया है। उसके खाते को देखने के बाद वो समझ लेता है कि इसका बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस कितना, मतलब डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, बड़े आसानी से समझ लेता है। कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, कितना उनको देना लेना है, ये सारी चीज़ें जो है यह स्पष्ट करती हैं कि पुस्तपालन कला की भी विशेषता को अपने में सम्मिलित किए हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि एक शब्द में कि आपका पुस्तपालन जो है, पुस्तपालन कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है ना? पुस्तपालन कला एवं विज्ञान दोनों है। अब प्यारे बच्चों, हम पुस्तपालन की प्रकृति को स्पष्ट करने के बाद हम इसके विशेषताओं की चर्चा कर लें। तो जब आप अर्थ और परिभाषा समझ लिए, प्रकृति को समझ लिए, तो इसकी विशेषता भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। इनकी विशेषताओं में निम्न बातों को हम स्पष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहला है कि केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। देखिए, व्यापारिक गतिविधियों में व्यापारी के वहाँ, व्यवसायी के वहाँ तमाम तरह की घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उन समस्त घटनाओं का लेखा पुस्तकों में या बहियों में नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आपका कोई मजदूर बहुत प्रसन्न है तो इसका मौद्रिक से, मुद्रा से कोई लेना देना नहीं है, मुद्रा में मापा भी नहीं जा सकता है, उसका लेखा कहीं नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका मजदूर पैसा चुरा के लेके भाग गया तो एक मौद्रिक घटना हो गई। अतः लेन देन तो मौद्रिक घटना है ही, इसके अतिरिक्त कुछ और भी घटनाएं होती हैं जिसको एक लेखांकन समझ नहीं पाता है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाएगा, जिससे कि मुद्रा से या तो उसे मापा जा सके या मुद्रा को प्रभावित करता है। पहली बात। दूसरी चीज, लेखांकन के जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वह विज्ञान है, तो विज्ञान में नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं। अतः यही बातें जो है पुस्तपालन विज्ञान की तरफ लेकर के जाता है और हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके स्पष्ट नियम हैं, सिद्धांत हैं, जिनको आपको आगे जानना है। किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, इसके नियम हैं। किन सिद्धांतों के आधार पर हम पूंजीपति को और उसके व्यवसाय को हम अलग करते हैं, इसका सिद्धांत है। इन सिद्धांतों और नियमों का पालन करते हुए आप पुस्तपालन करेंगे तो पुस्तपालन की विशेषता है कि वो नियम और सिद्धांत इसके निश्चित हैं। तीसरी चीज निश्चित प्रणाली है। देखिए, कई प्रणालियां चलती हैं। हम एकल प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, तमाम प्रणालियां लेखांकन की चलती हैं। तो कोई एक निश्चित प्रणाली से ही पुस्तपालन किया जाएगा। भारतीय बहीखाता प्रणाली से भी आप कर सकते हैं, कोई एक निश्चित प्रणाली होगी, इसकी विशेषता है। और चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी बिना उद्देश्य का कार्य नहीं किया जाता। निश्चित उद्देश्य आपका होता है। सबसे पहला तो आपका उद्देश्य ये होता है कि आप उसके लाभ हानि के बारे में जानें, आर्थिक स्थिति के बारे में जानें। इसके साथ साथ आने वाले भविष्य में सूचनाओं की तमाम जरूरत पड़ती है, जिसकी पूर्ति आपका पुस्तपालन करता है। और सबसे अंतिम विशेषता है कि निश्चित पुस्तकों में लेखा। प्यारे बच्चों, जो भी पुस्तकें हैं वो 8 पुस्तकें हैं। क्रय बही, विक्रय बही, रोकड़ बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही। ठीक है? तो इन तमाम जो पुस्तकें हैं, इन सभी पुस्तकों में से निश्चित पुस्तक है कि किस लेन देन का लेखा किस पुस्तकों में किया
जाएगा। ये इसकी विशेषता होती है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको पुष्टपालन, वही खाता था पुष्टपालन के अवधारणा को सिखाया हूँ, समझाया हूँ और उम्मीद है कि आप इसे समझ लिए होंगे। धन्यवाद।